लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 7 के पार्ट 1 में हम देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स माउंटेन पे पैसे ढूंढने गए थे। ग्रैंडपा चलते हुए थक जाते हैं और उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। ग्रैंड माँ उनसे पूछती रहती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर ग्रैंड माँ उन्हें पानी पीने के लिए देती हैं और लो शुगर के लिए कैंडी खाने के लिए देती हैं। उसके बाद वो दोनों वापस पैसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में गिलसुन के फ्यूनरल पे सेयोंगहुन को भरोसा नहीं होता है कि गिलसुन खुद को मार सकता है। फिर वो पास्ट का सीन याद करता है। कांगजू के ग्रैंडफादर बैक वुंगी व्हाइट बेयर थे। व्हाइट बेयर भी कांगजू की तरह लाइटर बजाया करते थे। वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को किसी से लड़कर पैसे लाने के लिए पैसों के 2-2 बंडल दे देते हैं, पर सेयोंगहुन व्हाइट बेयर से पैसों के बदले उनका लाइटर मांगता है क्योंकि लाइटर व्हाइट बेयर का सिंबल था। व्हाइट बेयर कहते हैं मैं ये लाइटर अपने ग्रैंडसन को दूंगा। कांगजू का कोई फादर नहीं है तो वो मुझ पे काफी डिपेंड है। मेरे गुजरने के बाद मैं होप करता हूँ कि ये लाइटर उसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो सेयोंगहुन सॉरी बोलता है और सब 2-2 पैसों के बंडल उठाने लगते हैं। तब गिलसुन अपने 2 बंडल में से एक बंडल सेयोंगहुन को दे देता है क्योंकि सेयोंगहुन ने गिलसुन की मॉम के हॉस्पिटल बिल पे करने में हेल्प किया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। सेयोंगहुन चेलसुन और सांगसुंग को बताता है कि गिलसुन ने मुझसे बोरो किए हुए डबल पैसे रिटर्न किया था। क्या गिलसुन का फेस देख के लगता है कि ये खुद को मार सकता है। नेक्स्ट सीन में माउंटेन पे ग्रैंड पेरेंट्स जमीन में छुपे हुए पैसे ढूंढ लेते हैं। वो काउंट करते हैं कि एक पैसे के बंडल में 5 मिलियन वॉन है। तो ग्रैंडमा मोरिम को घर खरीदने में हेल्प करने के लिए 2 बंडल उठा लेती हैं। फिर ग्रैंडमा के स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे ले लेते हैं। साथ ही ग्रैंडमा बोंगी के मेनोपॉज ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे ले लेती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें हमारे फ्यूनरल का भी खर्चा उठाना चाहिए, तो वो कुछ पैसे और ले लेते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि चारिम के मूव आउट होने के बाद हम एक बार भी उसके घर मिलने नहीं गए, तो उसे भी हमें कुछ पैसे दे देने चाहिए। फिर ग्रैंडपा दारिम के बारे में पूछते हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि दारिम को पैसों से क्या फायदा होगा, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं अपनी आंखें दारिम को डोनेट कर दूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि दारिम को रेटिना में प्रॉब्लम है और लोग सिर्फ कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। फिर ग्रैंडपा उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि ज्यादा ग्रीडी होना अच्छी बात नहीं है। फिर वो बैग का जिप बंद करने लगते हैं, पर ग्रैंडमा उन्हें रोक के कहती हैं कि हमारे जाने के बाद बोंगी को दारिम के साथ अकेले रहना पड़ेगा। अभी हम रेंट पे रहते हैं तो बोंगी कैसे मैनेज कर पाएगी। हमारा सारा पैसा घर और स्टोर के रेंट पे चला जाता है, तो हमें उन्हें घर भी खरीद के देना चाहिए। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे लेने हैं। इतना सारा पैसा हमारे बैग में नहीं आ पाएगा। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे ब्लेम मत करो, हमारे पास सिर्फ यही बैग्स थे। मैं बस चाहती हूँ कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली अच्छे से जी सके। ग्रैंडपा कहते हैं कि ज्यादा पैसे लेने से पकड़े जाने पे हमें ज्यादा सजा मिल सकता है। ग्रैंडमा कहती है कि लॉ के हिसाब से सिर्फ तुम्हें और मुझे सजा होगी। मैं अपनी फैमिली के लिए ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमें 50 या 60 इयर्स की भी सजा मिली तो भी हम 3-4 साल से ज्यादा जीने वाले नहीं हैं। ये सोच के वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर ग्रैंडमा बैग से पैसे निकालने जाती हैं तो ग्रैंडपा उन्हें रोक के बैग का जिप बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में कांगजू काम से घर वापस आता है और अपनी मॉम से खाना खाने के लिए मांगता है, पर घर में खाना नहीं था। जियोन कांगजू से हैजा को वापस बुलाने के लिए कहती है। कांगजू समझ जाता है कि जियोन की वजह से ही हैजा ने काम छोड़ी होगी। कांगजू कहता है मिस बैक ग्रैंडपा के टाइम से हमारे यहाँ काम करती थी। वो जब काम क्विट करना चाहती थी तब आपने उन्हें काम क्विट करने नहीं दी, पर जब भी कुछ गलत होता है तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे क्यों निकाल देती हो। जियोन कहती है कि मैं फिर किस पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूं। तो कांगजू पूछता है कि मिस बैक अभी कहाँ मिलेंगी। जियोन बताती है कि चियोंगरॉम ड्राई क्लीनिंग स्टोर के पास हैजा का सन इन लॉ रेस्टोरेंट चलाता है। फिर कांगजू फ्रेश होके अपने स्क्रिप्ट पे एनोनिमस रिव्यू देखता है। उसके बाद कांगजू ड्राई क्लीनिंग स्टोर के बाहर से दारिम को देखने जाता है, पर उसे दारिम नहीं दिखती है। तो वो रेस्टोरेंट में जाके हैजा को देख के स्माइल करता है, पर हैजा उसे देख के इग्नोर करती है। तो कांगजू एक कस्टमर बन के टेबल पे जाके बैठ जाता है। हैजा उसे टैबलेट पे ऑर्डर प्लेस करने कहती है। कांगजू उसे वापस काम पे आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर हैजा पूछती है कि क्या तुम मेरा सर्वरेंस पे चेक लेकर आए हो, अगर तुम्हें यहाँ खाना ऑर्डर नहीं करना है तो वापस चले जाओ। कांगजू तुरंत काफी सारा खाना ऑर्डर कर देता है। फिर हैजा उसके टेबल पे खाना ग्रिल करने के लिए रेडी करने लगती है। कांगजू वापस उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि आपको पता है ना कि मेरी मॉम कैसी हैं, बस इस बार माफ कर दीजिए। हैजा कहती है मैं ओल्ड और टायर्ड हो चुकी हूँ।
तुम्हारी मॉम को खुद से खाना बनाने बोलो। मैंने बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, पर अब मुझसे और नहीं होगा, तो तुम बस मेरा सर्वरेंस पेचेक ले आओ। कांगजू कहता है, मैं आपका बनाया हुआ खाना खाकर बड़ा हुआ हूँ, तो प्लीज कम से कम मेरे लिए चल लीजिए। फिर कांगजू ग्रिल मीट खाकर हैजा के खाने की और तारीफ करता है और पूछता है कि आप कल काम पे वापस आ रही हैं ना, पर हैजा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाती है। तभी रेस्टोरेंट में बॉम आती है। कांगजू उसे जानता था क्योंकि उसने बॉम की फोटोज हैजा के फोन में पहले देखा था, तो वो बॉम को साथ में बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसे अकेले बैठ के खाना नहीं पसंद था। बॉम अपने साथ दारिम की बुक लेके कांगजू के साथ बैठ जाती है। बॉम कांगजू को बताती है कि मैंने कभी किसी अमीर इंसान को नहीं देखी हूँ, मेरी ग्रैंडमा आपके लिए खाना बनाती हैं, तो इसका मतलब आप बहुत रिच हो ना। कांगजू हाँ कहता है। फिर कांगजू बॉम को मीट खाने के लिए देता है और हैजा उसे दूर से देखते रहती है। कांगजू उसे मीट का पीस खिलाने की कोशिश करते रहता है, पर बॉम उससे रिच लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछते रहती है, जैसे कि क्या रिच लोग सिर्फ रिच गर्ल को डेट करते हैं। कांगजू उसे बार बार रिच बोलने के लिए मना करता है। फिर मीट खाने के बाद कांगजू बॉम से पूछता है कि क्या ये दारिम की बुक्स है, तो बॉम पूछती है कि आप दारिम को कैसे जानते हो, क्या वो आपकी फ्रेंड है। कांगजू बताता है कि हम सेम कॉलेज में जाते थे, पर वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तो बॉम पूछती है कि क्या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड है। कांगजू कहता है नहीं, दारिम को सिर्फ मेरी राइटिंग पसंद थी। फिर कांगजू से दारिम को बुलाकर लाने के लिए कहता है। फिर बॉम दारिम को ड्राई क्लीनिंग स्टोर में बताती है कि एक रिच फैमिली का लड़का आपको बुला रहा है और उसने कहा कि आप उसे पसंद करती थी। दारिम कंफ्यूज हो जाती है। बॉम उसका हाथ पकड़ के उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है, पर कांगजू वहाँ नहीं था, तो वो दोनों वहीं बैठ के उसका वेट करने लगते हैं। कांगजू एक स्टोर पे पेन खरीद के रेस्टोरेंट में वापस आता है और चुपचाप दारिम के साथ बैठ जाता है। बॉम दारिम को बताती है कि रिच फैमिली का लड़का आ गया है। दारिम कांगजू से कहती है कि मैं किसी रिच लड़के को नहीं जानती हूँ। कांगजू बॉम को कहता है कि मैंने तुमसे मुझे रिच लड़का कहने के लिए मना किया था ना। कांगजू की आवाज सुन के दारिम वहाँ से जाने लगती है, पर रुक के पूछती है कि मैंने कब बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, और तुमने एक बच्चे से झूठ भी बोला कि तुम रिच हो। असल में दारिम को आज तक नहीं पता था कि कांगजू रिच फैमिली बैकग्राउंड से है। कांगजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, पर दारिम कहती है कि मैं सिर्फ ब्लाइंड हूँ, मेरी मेमोरी नहीं गई है। फिर कांगजू से एक पेन देकर टिश्यू पेपर पे कुछ लिखने के लिए कहता है, पर दारिम मना कर देती है। तो बॉम कांगजू से पूछती है कि क्या मैं कुछ लिख दूं। दारिम बॉम से पूछती है कि तुम एक लायर के लिए काम क्यों कर रही हो। बॉम उसे बताती है कि ये लायर नहीं है, ग्रैंडमा जहाँ काम करती हैं ये वहाँ के चेयरमैन का बेटा है। तो दारिम कांगजू से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रिच हो या नहीं, पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांगजू उसे पेन वापस देकर गाली ही सही पर कुछ भी लिखने के लिए कहता है, क्योंकि कांगजू को लगता है कि वो अपने फैमिली और कंपनी के लिए काफी नहीं है, तो उसे मोटिवेशन के लिए कुछ तारीफ की जरूरत है। दारिम कहती है कि मैंने 10 साल से मूवी नहीं देखी हूँ, मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ब्लाइंड होने से पहले और मूवीज क्यों नहीं देखी, और तुम्हें मुझसे मोटिवेशन चाहिए। तो कांगजू हाँ कहता है और वापस उसे पेन देकर कुछ लिखने के लिए कहता है, तो दारिम अनॉय होकर लिख देती है। फिर कांगजू वो पेपर लेकर घर आता है और तुरंत उस एनोनिमस रिव्यू से हैंडराइटिंग मैच करता है, यानी वो रिव्यू दारिम ने ही लिखी थी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स एक पैसे का पूरा बैग उठाकर घर ले जाते हैं। माउंटेन पे अभी भी एक पैसे का बड़ा बैग रखा हुआ था, क्योंकि गिल्सुन ने जमीन पे 2 बैग छुपाए थे। ग्रैंड पेरेंट्स घर की लाइट्स ऑन देखते हैं, यानी घर पे लोग अभी भी जगे हुए थे, पर वो लोग सबके सामने बैग घर में नहीं ले जा सकते थे। घर में बॉन्गी ग्रैंड पेरेंट्स के आने का वेट कर रही थी। ग्रैंड पेरेंट्स प्लान करते हैं कि वो अभी ड्राई क्लीनिंग स्टोर पे ही बैग छोड़ देंगे और ऊपर जाके सोने की एक्टिंग करेंगे। फिर सबके सो जाने के बाद वापस आकर बैग ले जाएंगे, पर उन्हें याद नहीं रहता है कि स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फिर ग्रैंड पेरेंट्स चुपचाप घर में जाते हैं, पर बॉन्गी को देखकर डर जाते हैं और बॉन्गी से पूछते हैं कि तुम अभी तक क्यों जगी हो, हमने वेट करने के लिए मना किया था ना। बॉन्गी कहती है कि आप लोगों के घर वापस आए बिना मैं कैसे सोने जा सकती हूँ, क्या आप लोगों ने बहुत सारे पैसे जीता। ये सुन के ग्रैंड पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। बॉन्गी कहती है मैं कार्ड गेम के बारे में पूछ रही हूँ, तो वो दोनों हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। बॉन्गी भी लाइट्स ऑफ करके सोने चली जाती है। फिर काफी देर बाद वो दोनों स्टोर में जाते हैं, जहाँ सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड होते रहता है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि पैसे कहाँ छुपाना चाहिए, क्योंकि उनका रूम भी इतना छोटा है कि वहाँ छुपाने की जगह नहीं है। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हम ज्यादा ग्रीडी हो गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमने ज्यादा पैसों वाला बैग तो वहीं छोड़ दिया था ना, तो हम ग्रेडी कैसे हुए। फिर ग्रैंडपा को याद आता है कि बॉन्गी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाने के लिए एसी को कवर करके रख दी थी, तो अगले समर तक कोई भी एसी चालू नहीं करेगा।
फिर ग्रैंडपा एसी को ओपन करके उसके अंदर का इक्विपमेंट निकाल देते हैं ताकि पैसे रखने के लिए जगह बन जाए। फिर वो दोनों एक एक बंडल काउंट करते हुए एसी के अंदर रखते जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है तो ग्रैंड पेरेंट्स एसी को ऐसे ही ओपन छोड़ के टेबल के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस की गाड़ी में सूजी मुरिम से मिलने आई थी। मुरिम थोड़ा अपसेट रहता है क्योंकि उसे शादी के बाद सूजी के घर में ही जाके रहना पड़ेगा। फिर ग्रैंडपा को एसी के बारे में याद आता है तो वो एसी का कवर लगा देते हैं पर वो लूज हो जाता है। सूजी मुरिम को वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देकर चले जाती है। मुरिम घर में जाने से पहले एक बार स्टोर को बाहर से देखने लगता है। फिर उसे सब ठीक लगता है तो वो घर जाने लगता है। तभी एसी का कवर गिर जाता है पर ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं। फिर मुरिम के जाने के बाद ग्रैंड पेरेंट्स टोटल 3 बिलियन वॉन एसी में रख देते हैं और एसी को वापस कपड़े से कवर कर देते हैं। यहाँ एपिसोड 7 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.